हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 6 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जो करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उसमें हम नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, स्पोर्ट न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेज, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके साथ ही इन सभी न्यूज़ से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखते हैं जिनका आंसर आपको देना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके लिए एसएससी, बैंकिंग, डीपीसी और इसी तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आपको एकदम कंसंट्रेशन से इसको फॉलो करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले, और राष्ट्रीय मामले में हमारा आज का सबसे पहला न्यूज आर्टिकल है कोमैमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप इन ऑनर ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर श्री आई.के. गुजराल, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनकी याद में एक पोस्टेज स्टैंप जो है उसे लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम आई.के. गुजराल के बारे में बात करते हैं। तो आई.के. गुजराल जो है, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1919 को झेलम में। झेलम अभी के समय में पाकिस्तान में स्थित है और इसके अलावा इनकी मृत्यु हुई थी 30 नवंबर 2012 को। तो जो आई.के. गुजराल है उनके द्वारा जो हमारी फ्रीडम फाइट थी, जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उसमें भी भाग लिया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल के बारे में डिस्कस करना। तो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराज्यपाल हैं श्री एम वेंकैया नायडू, उनके द्वारा लेट प्राइम मिनिस्टर श्री आई.के. गुजराल को ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए वर्चुअल मोड में एक कोमैमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप अर्थात एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है ताकि उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके। उनकी श्रद्धांजलि में ये अर्पित किया गया है। अगर हम आई.के. गुजराल के बारे में बात करें तो वो हमारे देश के 12वें प्रधानमंत्री थे। ही वॉज 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1997। तो ये सन आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका जन्म झेलम में हुआ था, जो कि अभी के समय में पाकिस्तान में स्थित है। और ये एक ऐसी फैमिली से थे, ये ऐसे परिवार से थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी लेने के लिए जाना जाता है। स्पेशली क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए अर्थात खासकर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए इनके परिवार को उसमें भागीदारी निभाने के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही अगर हम आई.के. गुजराल के बारे में बात करें तो इनका जो राजनीतिक जीवन था, इनका जो पॉलिटिकल करियर था, उसके दौरान इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में हिस्सा लिया था और ये बाद में जनता दल में इन्होंने कार्य किया था। इसके साथ ही इन्होंने यूएसएसआर के एम्बेसडर के रूप में भी कार्य किया है। साथ ही ये हमारे देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रह चुके हैं, अर्थात ये हमारे देश के सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं। साथ ही विदेश मंत्रालयों के मंत्री अर्थात एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। इन्हें मुख्य रूप से याद किया जाता है जो कुवैत क्राइसिस हुआ था, जो कुवैत संकट हुआ था, उसके दौरान इनने 2 लाख भारतीयों का जो इवैक्यूएशन है वो किया था कुवैत से। और इसके अलावा इन्हें जाना जाता है गुजराल डॉक्ट्रिन के लिए। तो गुजराल डॉक्ट्रिन जो है वो इनके समय में बनाई गई थी जब ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। और ये जो गुजराल डॉक्ट्रिन है, जो गुजराल सिद्धांत है, उसमें कंडक्ट ऑफ इंडिया इन मेंटेनिंग फॉरेन रिलेशंस के बारे में बताया गया है। इस सिद्धांत में विदेश संबंधों को बनाए रखने के लिए भारत का जो आचरण होना चाहिए उसके बारे में बात की गई है। तो ये हमने आई.के. गुजराल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो नेशनल अफेयर्स में नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है कोलकाताज मेजर हेड ब्रिज नेम जय हिंद। तो मेजर हेड ब्रिज जो है वो कोलकाता में स्थित था, लेकिन वो जो ब्रिज है वो गिर गया था सितंबर 2018 में और इसके बाद में इसे पुनः बनाया गया था और अब इस ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। तो इस ब्रिज का जो नाम है वो अब जय हिंद ब्रिज रखा गया है। तो ये ब्रिज कहाँ पर है? कलकत्ता में। कलकत्ता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनके द्वारा ये जो नया ब्रिज बनाया गया है, ये जो न्यूली बिल्ट ब्रिज है, उसका नाम अब जय हिंद रखने की बात की गई है। ये जो जय हिंद ब्रिज इसका नाम रखा गया है, ये सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनके द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था और सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में जो नवनिर्मित ब्रिज है मैटर हार्ट पुल,
उसको अब जय हिंद पुल का नाम दिया गया है। तो आपको एक जगह ध्यान रखनी है कि ये कलकत्ता में है और इसका नाम दिया गया है जय हिंद ब्रिज। जय हिंद नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, तो उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर इस ब्रिज का नाम बदला गया है। और ये कोलकाता का जो मध्यम भाग है, कोलकाता का जो सेंट्रल पार्ट है, उसको साउथ वेस्टर्न सबर्ब और बहाला और अदर्स से जोड़ता है, अर्थात ये बेहाला और अन्य के दक्षिण पश्चिम उपनगरों से जोड़ता है कोलकाता के मध्यम भाग को। तो यहाँ पर अगर हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में, और इसके अलावा इनकी मृत्यु बोली जाती है कि 18 अगस्त 1945 को हुई थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है उसे लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। हम देख रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला जाता है। तो नेताजी की जो उपाधि है, नेताजी का जो टाइटल है, वो इन्हें 1942 में जर्मनी में दिया गया था। तो जर्मनी में आजाद हिंद फौज के जो सोल्जर्स थे, आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, उनके द्वारा 1942 में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल दिया गया था। इसके अलावा बोस के बारे में एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि सुभाष चंद्र बोस ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, अर्थात तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था, और साथ ही जय हिंद का नारा भी दिया था। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू द फर्स्ट मैन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन इन हिज एड्रेस फ्रॉम सिंगापुर, अर्थात सिंगापुर में इनने जो संबोधन दिया था उसमें ये पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन अर्थात राष्ट्रीय पिता बोला गया था। इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनके द्वारा 1921 में चिदरंजन दास, जो कि बंगाल के एक पावरफुल पॉलिटिशियन थे, उनके साथ में काम किया गया था। और ये चिदरंजन दास का एक न्यूज़पेपर था फॉरवर्ड, उसमें एडिटर के रूप में कार्य करते थे। और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अपना खुद का न्यूज़पेपर चालू किया गया था और उसका नाम था स्वराज। तो स्वराज जो न्यूज़पेपर है वो किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। इसके साथ ही बोस took over as elected president of Indian National Congress in 1938। 1938 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे। कहां पर? हरिपुर का जो सेशन हुआ था उसके लिए। एंड दिस टाइम ही स्टूड फॉर अनक्वालिफाइड स्वराज अर्थात सेल्फ गवर्नेंस एंड द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट ब्रिटिश। लेकिन जो गांधी जी थे वो इसके खिलाफ थे। गांधी जी और उनके जो व्यूज थे उनसे अलग सुभाष चंद्र बोस के व्यूज यहाँ पर थे। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस री इलेक्ट हुए थे 1939 में आईएनसी के त्रिपुरी सेशन में, लेकिन उसके बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी से रिजाइन कर दिया था। और प्रेसिडेंसी से रिजाइन करने के बाद में उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो आपको पता होना चाहिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके अलावा 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे एंड देयर he took leadership of Indian independence movement in East Asia। इसके साथ ही जापानीज एड और इन्फ्लुएंस के साथ में he took over leadership of trained army of 40,000 troops, अर्थात 40,000 ट्रूप्स की एक ट्रेंड आर्मी थी जो कि जापानीज ऑक्यूपाइड साउथ ईस्ट एशिया में थी, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी बोला जाता था। उसकी लीडरशिप इनने ले ली थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इंडियन नेशनल आर्मी की लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस ने ली थी, लेकिन इसकी जो स्थापना है इसे फर्स्ट फॉर्म किया गया था मोहन सिंह के द्वारा और बाद में इसकी लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई थी। तो यहाँ पर हमने सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतरराष्ट्रीय मामले। अंतरराष्ट्रीय मामले में हमारी आज की न्यूज है फाउल एयर डेथ अर्थात खराब वायु की वजह से मृत्यु। तो हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण और खराब वायु के कारण काफी लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन लीगली सर्टिफाइड डेथ जो है वो यूके ने रिकॉर्ड की है वर्ल्ड की फर्स्ट फाउल
फाउल एयर डेथ, अर्थात ब्रिटेन ने दुनिया की पहली वायु प्रदूषण के कारण जो मौत होती है उसे सर्टिफाई किया है। तो ये एक 9 साल की लड़की है, एक 9 ईयर ओल्ड गर्ल है जो कि लंदन की एक बिजी स्ट्रीट के पास में रहती है और इनकी मृत्यु हो गई है एयर पॉल्यूशन की वजह से। इनकी मृत्यु हुई है सांस में तकलीफ के कारण और इसके संबंध में जो पूछताछ है, जो इंक्वेस्ट है, वो अभी भी चल रहा है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में हर साल एयर पॉल्यूशन से, वायु प्रदूषण से 4.2 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है और इसके अलावा लगभग 3.8 मिलियन मौतें जो हैं वो घरेलू वायु प्रदूषकों के कारण अर्थात हाउस होल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स के कारण होती है। इसके साथ ही ये बोला जाता है कि हमारे विश्व में जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, जो वैश्विक जनसंख्या है, उसमें से 91% वैश्विक जनसंख्या ऐसे स्थान पर रहती है जहां पर जो वायु की गुणवत्ता है वो WHO का जो दिशा निर्देश है, WHO के जो गाइडलाइंस है उनके संबंध में नॉन कंप्लाइंट है, अर्थात उसके संबंध में अनुरूप नहीं है। इसी के अलावा अगर हम भारत में बात करें एयर पॉल्यूशन के बारे में तो विश्व की जो 30 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज हैं उसमें से 21 सिटीज भारत में ही हैं। इसके अलावा भारत में 51% एयर पॉल्यूशन जो होता है वो इंडस्ट्रीज के कारण होता है। तो आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज के कारण, उद्योगों के कारण। इसके अलावा 27% होता है वाहनों से, व्हीकल से, 17% फसल के जलने से, क्रॉप बर्निंग से और 5% फायरवर्क से अर्थात आतिशबाजी के कारण होता है। इसके साथ ही एटलीस्ट 140 मिलियन people in India breathe air that is 10 times over the safe limit set by वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सेफ लिमिट दी है उससे 10 टाइम्स ज्यादा दूषित एयर ब्रीथ करते हैं 140 मिलियन पीपल इन इंडिया। इसके साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा जो एयर पॉल्यूशन होता है उसे साइलेंट किलर बोला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन के कारण कितनी मृत्यु होती है और यूके में जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट फाउल एयर डेथ अर्थात डेथ लीगली सर्टिफाइड टू हैव बीन कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन नोट की गई है। इसके बाद में इंटरनेशनल अफेयर्स में हमारा नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है, चाइना बिकेम सेकंड कंट्री आफ्टर द यूएस टू अनफ्लर इट्स फ्लैग ऑन मून, अर्थात मून पर, चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला पहला देश था यूएसए और यूएसए के बाद में चीन अब दूसरा देश बन गया है जिन्होंने चांद की सतह पर अपना ध्वज लहराया है। चीन दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिनने चांद की सतह पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इससे पहले ये जो उपलब्धि है ये केवल यूएसए के पास थी। यूएसए ने 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चांद पर अपना झंडा फहराया था। यूएसए हैज प्लांटेड इट्स फ्लैग ऑन द मून ड्यूरिंग अपोलो मिशन इन 1969। इसके साथ ही चाइना अचीव द हिस्टोरिक फीट, चाइना ने ये जो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है ये तब हासिल की है जब चंगई 5 प्रोब जो कि चीन का है उसे लॉन्च किया गया था 24 नवंबर को और उन्होंने सॉइल और रॉक के सैंपल लूनार सरफेस से, चंद्रमा की सतह से इकट्ठे किए और 3 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद में पृथ्वी पर लौटने के लिए चंद्रमा से उन्होंने उड़ान भरी। तो चंगई 5 के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये चाइना का प्रोब है। इसके बाद में अगर वापसी की यात्रा सफलतापूर्ण संपन्न हो जाती है, अगर रिटर्न जर्नी जो है वो सक्सेसफुल होती है तो चाइना ऐसा तीसरा देश बन जाएगा जिसने ग्लोबली सैंपल कलेक्ट किए हैं मून से, जिसने चांद के जो नमूने हैं वो चांद की सतह से कलेक्ट किए हैं, ऐसा तीसरा देश बन जाएगा चीन। अभी तक ये रिकॉर्ड केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, अर्थात समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। और इसमें हम आज चर्चा करेंगे उदय शंकर के बारे में। तो उदय शंकर जो है उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फॉर द ईयर 2020 एंड 21। उदय शंकर को वर्ष 2020-21 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अर्थात FICCI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और अभी FICCI की अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी और उनके स्थान पर अब उदय शंकर जो है वो उत्तराधिकारी होंगे। शंकर जो हैं वो
FICCI की 93rd एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान जो ये पद है वो संभालेंगे और ये मीटिंग होगी 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को। अगर हम उदय शंकर के बारे में बात करें तो उदय शंकर जो हैं वो करंटली सर्व कर रहे हैं एज वॉल्ट डिज्नी कंपनी एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट, अर्थात वॉल्ट डिज्नी कंपनी एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष के रूप में, और साथ ही ये चेयरमैन है स्टार इंडिया एंड वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के। हालांकि जब ये FICCI के अध्यक्ष बनेंगे तो वो 31 दिसंबर 2020 को ये जो चेयरमैन का और प्रेसिडेंट का पद है इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर अगर हम FICCI के बारे में बात करें तो FICCI जो है, जिसकी फुल फॉर्म हमने यहाँ पर देखा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये भारत में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी एक एसोसिएशन है जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1927 में। तो FICCI जो है उसे स्टैब्लिश किया गया था ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे GD बिरला और इसके अलावा पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। तो महात्मा गांधी की एडवाइस पर GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के द्वारा FICCI की स्थापना की गई थी। ये एक लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट और अपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया। इसके अलावा अगर हम उदय भास्कर को जो FICCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उनके बारे में बात करें तो ही विल बिकम द फर्स्ट एवर मीडिया एग्जीक्यूटिव इन इंडिया टू लीड FICCI, अर्थात ये भारत के ऐसे पहले मीडिया कार्यकारी बनेंगे जो कि FICCI का नेतृत्व करेंगे। FICCI जो है वो भारत का ओल्डेस्ट नेशनल इंडस्ट्री चैम्बर है। इसके साथ ही अगर हम उदय शंकर के बारे में बात करें तो उदय शंकर ने की रोल प्ले किया है इन एनविजिजिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टार बाय क्रिएटिंग हॉटस्टार। हॉटस्टार जो है वो एक वीडियो ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग सर्विस ऐप है जो कि अब एक्सपेंड हो गया है ग्लोबली डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, और इस डिज्नी प्लस हॉटस्टार और हॉटस्टार में उदय शंकर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज। इसमें हम चर्चा करेंगे एक्सिस बैंक पार्टनर्स रूपीफाई टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर MSME। प्राइवेट सेक्टर लीडर जो है एक्सिस बैंक, उन्होंने रूपीफाई जो कि एक फिनटेक कंपनी है उसके साथ में पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप की गई है टू लॉन्च एन एक्सक्लूसिव बिजनेस क्रेडिट कार्ड जो कि होगा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए बिजनेस क्रेडिट कार्ड, एक्सक्लूसिव बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक ने रूपीफाई से पार्टनरशिप की है और ये कहलाएगा एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड। ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च किया गया है लीडिंग प्लेटफॉर्म रूपीफाई के द्वारा जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू MSMEs। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो दिस क्रेडिट कार्ड इज पावर्ड बाय वीजा। हम देखते हैं कि अलग अलग क्रेडिट कार्ड होते हैं जैसे वीजा, रुपए, तो ये वीजा के द्वारा संचालित किया जाएगा। साथ ही द कार्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर MSME बिजनेस ऑन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पार्टनर्ड बाय रूपीफाई पैन इंडिया, अर्थात ये केवल उन MSME व्यवसायों के लिए लागू होगा जो कि रूपीफाई पैन इंडिया के द्वारा भागीदार वाले एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर है। इसके साथ ही जो एवरेज क्रेडिट कार्ड की लिमिट ऑफर की गई है वो ₹1 से लेकर 2 लाख पर मंथ तक की होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है बुक्स एंड अवार्ड्स, और इसमें हम चर्चा करेंगे आज एक बुक की जिसका नाम है द पेशेंट असैसिन, अ ट्रू टेल ऑफ मैसेकर, रिवेंज एंड द राज। तो ये जो बुक है ये एक ब्रिटिश इंडियन जर्नलिस्ट और ऑथर के द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है अनीता आनंद। ये जो बुक है ये ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और लेखिका अनीता आनंद के द्वारा लिखी गई है जो कि अमृतसर में 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें पकड़े गए एक युवक की कहानी बताती है। और ये जो बुक है इसने ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित इतिहास साहित्य का पुरस्कार जीता है। दिस बुक हैज वॉन अ प्रेस्टिजियस हिस्ट्री लिटरेरी प्राइज इन UK। तो
ये जो बुक है जिसका नाम है द पेशेंट असैसिन अ ट्रू टेल ऑफ मिसेकर रिवेंज एंड द राज, इसने 6 और बुक्स को हराकर एक खिताब जीता है जो है पैन हेसेल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020। ये जो अवार्ड है ये एनुअली दिया जाता है फॉर अ नॉन फिक्शन बुक ऑफ स्पेशली हिस्टोरिकल कैरेक्टर, अर्थात ये विशेष रूप से ऐतिहासिक सामग्री की जो गैर फिक्शन बुक है उसे प्रतिवर्ष दिया जाता है। और इस वर्ष ये पुरस्कार मिला है ब्रिटिश इंडियन जर्नलिस्ट ऑथर अनीता आनंद की इस बुक को। यहाँ पर हम पैन के बारे में बात करें जिनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है बुक को, तो इंग्लिश पैन में जो पैन है दिस स्टैंड्स फॉर पोइट, प्लेराइट, एडिटर्स, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट। और ये जो पैन है ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैंपेन करती है फॉर द फ्रीडम टू राइट एंड रीड, अर्थात ये लिखने और पढ़ने की स्वतंत्रता का समर्थन करती है। इसके अलावा ये जो प्राइज दिया गया है पैन हेसेल टिल्टमैन प्राइज, इसके बारे में हम बात करें तो मार्जोरी हेसेल टिल्टमैन जो है वो पैन की एक मेंबर थी 1960s और 1970s के समय में, और 1999 में जब इनकी डेथ हुई थी तो उस समय इन्होंने पैन लिटरली फाउंडेशन को 1 लाख पाउंड दिए थे ताकि उनके नाम पर इस प्रकार का जो अवार्ड है उसकी शुरुआत की जा सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है इम्पॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस, और इसमें आज हम चर्चा करेंगे महापरिनिर्वाणा दिवस की। महापरिनिर्वाणा दिवस जो है वो 6 दिसंबर को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हमारे संविधान का निर्माता माना जाता है, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर। तो 6 दिसंबर जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डेथ एनिवर्सरी है और उसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि मिलियन ऑफ पीपल्स throng to डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाधि इन मुंबई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुंबई में जो समाधि है उसमें हर साल लाखों लोग भारतीय संविधान के जनक के सम्मान के लिए उनकी समाधि की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो समाधि है उसका नाम है चैत्य भूमि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। और इनकी डेथ एनिवर्सरी पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में 6 दिसंबर को। यहाँ पर अगर हम बात करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी उस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, उसे महापरिनिर्वाण दिवस क्यों बोला जाता है, तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द बुद्धा एंड हिज धम्मा, और इस वर्क के कंप्लीट होने के कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही ऑल्सो कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म आफ्टर स्टडिंग द रिलीजन फॉर ईयर्स। कई सालों तक बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने के बाद में ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे अलॉन्ग विथ 5 लाख सपोर्टर। ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म on October 14, 1956 in Nagpur along with 5 लाख सपोर्टर। और इन सपोर्टर्स के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इनके बुद्धिस्ट लीडर के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुद्धिस्ट गुरु माना जाता है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अर्थात छुआछूत को हटाने के लिए इनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए इनके जो सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा इन्हें बुद्धिस्ट गुरु के रूप में भी माना जाता है। इसलिए अंबेडकर की जो डेथ एनिवर्सरी है उसे महापरिनिर्वाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ही वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ही इज कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न, उससे भी सम्मानित किया था 1990s में, और उस समय वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। अब अगर हम यहाँ पर महापरिनिर्वाण के बारे में बात करें, महापरिनिर्वाणा दिवस बोला जा रहा है, तो व्हाट इज महापरिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण जो है वो बुद्धिज्म का एक मेजर गोल है। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है और इसका अर्थ होता है मृत्यु के बाद निर्वाण, अर्थात निर्वाणा आफ्टर डेथ। परिनिर्वाण जो है
वो पाली भाषा में परिनिब्बाना के रूप में लिखा जाता है। और जो पाली लैंग्वेज है, जो पाली भाषा है, दैट इज नेटिव टू इंडियन कॉन्टिनेंट। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अर्थात जो बुद्ध टेक्स्ट है महापरिनिब्बाना सुत्त, उसमें जो बुद्धा की डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 80, उसे ओरिजिनल महापरिनिर्वाण बोला जाता है, उसे मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम स्टैटिक फैक्ट्स। और यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज इन इंडिया, अर्थात भारत की कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियों के बारे में। तो ये मूर्तियां कहाँ पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वरा, अर्थात गोमतेश्वरा की मूर्ति, बाहुबली की मूर्ति के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मूर्ति है और ये स्थित है श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। इसके बाद में अगला है स्टैच्यू ऑफ उग्र नरसिम्हा। उग्र नरसिम्हा की जो प्रतिमा है वो हम्पी में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर आप ये प्रतिमा देख सकते हैं। इसके बाद है स्टैच्यू ऑफ त्रिमूर्ति, अर्थात त्रिमूर्ति की जो मूर्ति है वो मुंबई में जो एलिफेंटा केव्स है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, वहां पर स्थित है। ये आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। अगला है स्टैच्यू ऑफ तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर की जो प्रतिमा है वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी में स्थित है। इसके बाद में अगला है स्टैच्यू ऑफ कन्नागी। स्टैच्यू ऑफ कन्नागी स्थित है चेन्नई में मरीना बीच पर। अगला है 11 मूर्ति। तो 11 मूर्ति क्या है? 11 मूर्ति जो स्टैच्यू है वो गांधी जी और उनके साथ में 10 लोग जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं उसकी एक इमेज है। ये यहाँ पर आप स्टैच्यू देख सकते हैं। ये जो इमेज थी ये 500 का जो पुराना नोट था, 500 का जो ओल्ड नोट था, उस पर भी ये फिगर था। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। इसके बाद में नेक्स्ट है टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में महात्मा गांधी का टॉलेस्ट स्टैच्यू कहाँ पर है, तो वो है गांधी मैदान पटना में, ये इमेज है। इसके बाद में स्टैच्यू ऑफ ऋषभदेव कहाँ पर है? ऋषभदेव की मूर्ति है मंगी तुंगी, नासिक में। इसके बाद में है स्टैच्यू ऑफ आदि योगी लॉर्ड शिवा। आदि योग भगवान शिव की मूर्ति कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु कोयम्बटूर में। अगला है स्टैच्यू ऑफ हनुमान वीर अभय अनंजय स्वामी। हनुमान जी की प्रतिमा वीर अभय अनंजय स्वामी, ये स्थित है परिताल, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में अगला है स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। ये साधु बेट द्वीप पर गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर हमारे फैक्ट्स खत्म होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्विज। इस क्विज में आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो सारे आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन विच ईयर आई के गुजराल बिकेम द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किस वर्ष में आई के गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने थे? 1996, 1997, 1998 या 1999? नेक्स्ट क्वेश्चन है Who was the first man to call महात्मा गांधी the father of the nation? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फर्स्ट फॉर्म अंडर सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मोहन सिंह या रानी लक्ष्मीबाई? नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया की खराब वायु से पहली मौत दर्ज की है? विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फाउल एयर डेथ? यूएसए, यूके, फ्रांस या भारत? अगला है विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड टू अनफ्लर इट्स नेशनल फ्लैग ऑन मून सरफेस? चंद्रमा की सतह पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला देश कौन सा था? चीन, रूस, अमेरिका या जापान? अगला है उदय शंकर हु हैज बीन नेम्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर of Commerce and Industry for year 2020 and 21 is related to which field? उदय शंकर, जिन्हें वर्ष 2020-21 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? हेल्थ केयर एंड मेडिसिन से, मीडिया एग्जीक्यूटिव से, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म से या एरोस्पेस एंड डिफेंस से? अगला क्वेश्चन है नेम द बैंक विथ विच फिनटेक कंपनी Rupify has partnered to launch a co-branded business card for MSME. उस बैंक का नाम बताइए जिसके साथ में फिनटेक कंपनी रूपीफाई ने MSME के लिए सह ब्रांडेड बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की भागीदारी की है? कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या एक्सिस बैंक? अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 15
ईयर with a 9-year-old girl Ramabai. Next statement है RBI Reserve Bank of India was based on the idea of Ambedkar which he recommended to Hilton Young Commission. Next है he was the first law and justice minister of independent India. Next है he adopted Buddhism in 1965. अगला है where is the idol of Kannagi located? कन्नगी की मूर्ति कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में, चेन्नई में, श्रवणबेलगोला में या कोयम्बटूर में? तो यहाँ पर हमारा क्विज भी खत्म होता है. क्विज के जो आंसर्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं. थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन. आई होप यू लाइक द इनिशिएटिव. थैंक यू. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ.